हेलो दोस्तों, तो आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। 1848 में यूरोप बदलाव के कगार पर था। फ्रांसीसी क्रांति की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सपनों को प्रेरित कर रही थी। एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने इस उत्साही भावना को अपने प्रिंटों की उत्तेजक श्रृंखला में कैद किया, जिसका शीर्षक था दुनिया के 4 भाग। ये रूपक चित्र एक आदर्श भविष्य को दर्शाते हैं, जहां लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों ने पुराने राजतंत्रों की जगह ले ली। सोरियू का दृष्टिकोण पूरे कॉन्टिनेंट में फैल रही नेशनलिज्म की बढ़ती लहर का एक शक्तिशाली प्रमाण था। सोरियू के प्रिंट केवल कल्पना की उड़ान नहीं थे, वे परिवर्तन में एक कॉन्टिनेंट की वास्तविक आकांक्षाओं को दर्शाते थे। 19वीं सदी ने नेशनलिज्म के उदय को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा, जिसने यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को नया रूप दिया। लोग न केवल अपने स्थानीय समुदायों के साथ, बल्कि साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास पर आधारित बड़े कल्पित समुदायों के साथ अपनी पहचान बनाने लगे। राष्ट्रीय पहचान की यह बढ़ती भावना गहरे परिणाम देगी, साम्राज्यों को गिराएगी और नए राष्ट्रों को जन्म देगी। सोरियू के दृष्टिकोण के केंद्र में एक एकीकृत और भ्रातृत्वपूर्ण यूरोप का विचार था, जहां राष्ट्रवाद अत्याचार के बंधनों से मुक्त होकर प्रगति की ओर एक साथ आगे बढ़ेंगे। उनके प्रिंटों में दुनिया के सभी कोनों से लोगों के एक भव्य जुलूस को दर्शाया गया है। प्रत्येक समूह अपने विशिष्ट झंडे और राष्ट्रीय प्रतीकों को धारण किए हुए है। मानवता के इस रंगीन ताने बाने ने एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक किया, जहां सहयोग और समझ प्रबल होगी। इस जुलूस में सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड थे, जो लोकतांत्रिक गणराज्यों के सफल मॉडल का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी प्रमुख स्थिति इन राष्ट्रों के लिए व्यापक प्रशंसा को दर्शाती है, जिन्हें स्वतंत्रता और स्वशासन के प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा जाता है। उनके ठीक पीछे विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे, जिनमें से प्रत्येक अपने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक था। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अभी भी एक अपेक्षाकृत युवा राष्ट्र था, यूरोपीय उदारवादियों और क्रांतिकारियों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता था। ब्रिटिश शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंकने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांतों पर स्थापित एक गणराज्य की स्थापना करने के बाद अमेरिका ने प्रबुद्धता के आदर्शों के अवतार का प्रतिनिधित्व किया। जुलूस के शीर्ष पर इसकी उपस्थिति अत्याचार पर लोकतंत्र की विजय का प्रतीक थी। स्विट्जरलैंड संघवाद और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अपनी लंबी परंपरा के साथ सोरियू के दृष्टिकोण में भी सम्मान का स्थान रखता था। स्विस मॉडल, जहां विविध कैंटन एक साझा राष्ट्रीय पहचान के तहत शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे, विविधता के बीच एकता चाहने वाले यूरोप के लिए एक सम्मोहक उदाहरण प्रस्तुत करता था। दोनों राष्ट्र राष्ट्रवाद की परिवर्तनकारी क्षमता के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करते थे। सोरियू के जुलूस से एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। इसके बजाय उन्होंने विभिन्न जर्मन राज्यों को चित्रित किया, प्रत्येक अपने स्वयं के झंडे को लेकर। उस समय जर्मन परिसंघ की खंडित वास्तविकता को दर्शाता था। जर्मनी राज्यों, रियासतों और मुक्त शहरों का एक चिथड़ा एकीकरण के लिए तरस रहा था। एक इच्छा जो सोरियू के प्रिंटों में जर्मन आकृतियों की लालसा भरी निगाहों में परिलक्षित होती है। जर्मनी को इस तरह से चित्रित करने का सोरियू का निर्णय जानबूझकर किया गया था। उन्होंने जर्मन नेशनलिज्म के शक्तिशाली अंतर्धारा को पहचाना, जो एक साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास द्वारा संचालित थी। एक एकीकृत जर्मन बैनर का अभाव एक विभाजित राष्ट्र की अवास्तविक क्षमता की मार्मिक याद दिलाता था। इस दृश्य प्रतिनिधित्व ने जर्मन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया, जिससे एकता की उनकी इच्छा और बढ़ गई। जुलूस में स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली रूपक आकृतियां शामिल थीं, जो फ्रांसीसी क्रांति के मूल मूल्यों का प्रतीक थीं। दिलचस्प बात यह है कि सोरियू ने अपनी कल्पना में धार्मिक शख्सियतों को भी शामिल किया। जुलूस के ऊपर फरिश्ते मंडरा रहे थे, जबकि कैथोलिक चर्च का प्रतिनिधित्व करने वाले पोप अन्य धार्मिक नेताओं के साथ दिखाई दिए।
धार्मिक प्रतीकवाद का यह समावेश फ्रांसीसी क्रांति के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के साथ असंगत लग सकता है। हालांकि यह धर्म और नेशनलिज्म के बीच जटिल संबंध को दर्शाता है, जिसने 19वीं सदी के यूरोप की विशेषता बताई। कई लोगों के लिए धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय पहचान का आपस में गहरा संबंध था। इसलिए सोरियू के प्रिंटों ने यूरोपीय समाज के बहुआयामी स्वरूप को पकड़ लिया, जहां धार्मिक भावना बढ़ती राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ मौजूद थी। भाग 6, नेशनलिज्म बदलाव के लिए एक ताकत। सोरियू के प्रिंटों ने 19वीं सदी के यूरोप के जेटगेस्ट को पकड़ लिया, जो नेशनलिज्म के अथक उदय द्वारा चिह्नित अवधि थी। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के जटिल परस्पर क्रिया द्वारा संचालित इस शक्तिशाली शक्ति ने कॉन्टिनेंट को मौलिक रूप से नया रूप दिया। इसने साझा पहचान और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया, सामाजिक और आर्थिक विभाजनों में लोगों को एकजुट किया। नेशनलिज्म विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, साझी सांस्कृतिक विरासत के रोमांटिक आदर्शीकरण से लेकर राजनीतिक स्वायत्तता की अधिक दृढ़ मांगों तक। इसने एकीकरण के आंदोलनों को प्रेरित किया, जैसा कि जर्मनी और इटली के मामले में हुआ, और विदेशी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्षों को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी ने नेशनलिज्म की शक्तिशाली शक्ति को उजागर होते देखा, जिसने यूरोपीय इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 7, नेशन स्टेटों का उदय। नेशनलिज्म के उदय के गंभीर राजनीतिक परिणाम हुए, जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय यूरोप में राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप के रूप में हुआ। बहुराष्ट्रीय वंशवादी साम्राज्य, जो कभी आदर्श थे, नेशनलिज्म भावना के दबाव में टूटने लगे। लोग अब दूर के सम्राटों या अभिजात वर्ग के साथ अपनी पहचान नहीं बनाते थे। उन्होंने आत्मनिर्णय और अपने स्वयं के शासन में एक आवाज की मांग की। राजनीतिक चेतना में इस बदलाव के कारण नक्शों का पूर्ण निर्माण हुआ और साझा राष्ट्रीय पहचान के आधार पर नए नेशन स्टेटों का निर्माण हुआ। 1861 में इटली और 1871 में जर्मनी के एकीकरण ने इस प्रवृत्ति का उदाहरण दिया, जो पुराने क्रम पर नेशनलिज्म की विजय का प्रतीक है। इन नए नेशन स्टेटों के उदय का यूरोप में शक्ति संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे भविष्य के संघर्षों और गठबंधनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 8, एक साझा पहचान बनाना। हालांकि नेशनलिज्म केवल एक राजनीतिक शक्ति से कहीं अधिक था। यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना भी थी। इसमें एक साझा इतिहास, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक पहचान का निर्माण शामिल था, जिसने नागरिकों को एक साथ बांधा। इस प्रक्रिया में अक्सर अतीत को रोमांटिक बनाना, सामान्य सांस्कृतिक स्पर्श बिंदुओं पर जोर देना और राष्ट्रीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देना शामिल था। राष्ट्रीय नायक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, राष्ट्रीय चेतना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। फ्रांस में जीन डियार्क से लेकर इटली में ग्यूसेप गैरिबाल्डी तक, इन शख्सियतों ने अपने अपने राष्ट्रों के गुणों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हुई। अपने संघर्षों, बलिदानों और नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने अपने देशवासियों के बीच साझा नियति और साझा उद्देश्य की भावना पैदा करने में मदद की। भाग 9, 19वीं सदी के नेशनलिज्म की विरासत। 19वीं सदी में यूरोप में फैली नेशनलिज्म की लहर ने कॉन्टिनेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने पुराने साम्राज्यों को चकनाचूर कर दिया, राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से खींचा और राजनीतिक और सामाजिक संगठन के नए रूपों को जन्म दिया। इस युग की उपज राष्ट्र राज्य आज दुनिया में राजनीतिक संगठन का प्रमुख रूप बना हुआ है। हालांकि 19वीं सदी के नेशनलिज्म की विरासत जटिल है। जबकि इसने एकता और आत्मनिर्णय को बढ़ावा दिया, इसने भविष्य के संघर्षों के बीज भी बोए। किसी के अपने राष्ट्र के उत्थान के कारण अक्सर दूसरों का नुकसान होता था, जिससे प्रतिद्वंद्विता, पूर्वाग्रह और अंततः युद्ध होता था। 20वीं सदी के 2 विश्व युद्ध अनियंत्रित नेशनलिज्म की विनाशकारी क्षमता की कठोर याद दिलाते हैं। इसलिए 19वीं सदी के नेशनलिज्म की जटिलताओं को समझने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो इसकी परिवर्तनकारी शक्ति और विभाजन और संघर्ष की इसकी क्षमता दोनों को स्वीकार करता है। एक संयुक्त और भ्रातृत्वपूर्ण यूरोप के अपने आशाजनक दृष्टिकोण के साथ सोरियू के प्रिंट इतिहास की अक्सर अशांत धाराओं के बीच भी
शांति और सहयोग के लिए स्थायी मानवीय आकांक्षा की मार्मिक याद दिलाते हैं।